हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ जी3। आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। ये एक बोर्ड एग्ज़ाम में आता भी है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं, कैसे ये बनेगा, कैसे इसका हल होगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल होगा, इसमें जब कहेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर इसी को हम लोग गलत साबित करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसे भाषा आधारित क्वेश्चन है, भाषा आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। ये मान लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, जहाँ q = 0 होता है ना। तो √5 बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए √5 क्योंकि परिमेय संख्या है ना, तो √5 बराबर p/q ये लिखेंगे। जहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ q = 0, q 0 के बराबर नहीं रहेगा। परिमेय संख्या ऐसा ही लिखा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं, p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ p एवं q एक पूर्णांक है, तथा p और q का एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। कहने मतलब है कि ये जो p या q है, इन दोनों का जो गुणनखंड होगा एक के अलावा कोई नहीं है। जैसे कोई भी संख्या, ये यदि एक पूर्णांक है तो इसका जो गुणनखंड होगा वो जो गुणनखंड होगा एक ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिखेंगे, √5 बराबर p/q। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p/q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा,
पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, क्यू को इधर भेज देंगे, क्यू को क्या करेंगे इधर भेज देंगे 5 को, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर बटा 5 क्या है, भाग में है, तो ये भाग में, तो इसका मतलब है कि 5 इसको विभाजित करेगा, 5 इसको विभाजित करेगा, ठीक है, 5 इसको विभाजित करेगा पी स्क्वायर को। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। ये जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे 2 पी है ना, एक पी को विभाजित करेगा, तो पी को भी, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो 5 पी को विभाजित किया है, तो अब मानेंगे, चूँकि इधर लिख देते हैं, अब माना कि p बराबर 5 हो गया, जहाँ a पूर्णांक है, जो हम मान लिए हैं कि माना कि p बराबर 5 है, जहाँ a क्या है, एक पूर्णांक है, तो p बराबर 5 ही होगा। रन 1 में p का मान रखने पर रख देते हैं, समीकरण 1 में p का मान रखना है, p बराबर 5 है। ये समीकरण 1 था हमारा, यहाँ जो p है यहाँ पर हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर p के जगह पे 5 रखेंगे, तो 5a इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है ना, बट्टा 5, ठीक है। ये 5 क्यू स्क्वायर इधर चला जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, एक स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यदि हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो a स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिला कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 5 क्यू को विभाजित करेगा। जस्ट यही वाला लाइन फिर से लिखना, यहाँ पे पी के बारे में लिखे थे और यहाँ पर क्यू के बारे में लिखेंगे कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। यही लाइन यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, मिटा के फिर से लिखते हैं। इतना दूर तो समझ ही गए होंगे आप।
यहाँ से क्या लिखेंगे कि 5 जो है, अतः 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस तरह से समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वो नहीं है, इसके विपरीत है। क्या है? विपरीत है। कहा कल्पना के विपरीत है। इस लाइन का कहने का मतलब हो, इस लाइन को अच्छा से समझिए। हमने भी साबित किया कि इस तरह से समीकरण 1 हमारा क्या आया था? समीकरण 1 हमारा आया था, समीकरण हमारा 1 क्या था? समीकरण 1 था, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 क्या था हमारा? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, यही था समीकरण 1 हमारा। और कहने का मतलब था कि जब हम इसको देखे थे तो इसमें 5 से विभाजित कर रहा था, तो इससे हमको पता चला कि 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 1 भी है। लेकिन जब शुरुआत समय में हम देखे थे, शुरुआत समय में था √5 बराबर P बटा Q, तो यहाँ पे ये किससे विभाजित कर रहा है? P Q को विभाजित कर रहा है। Q से P विभाजित हो रहा है, Q से P जो है विभाजित हो रहा है, लेकिन इसमें तो एक तो छिपा हुआ है ना, इसमें क्या है? एक छिपा हुआ है। तो एक छिपा हुआ है दोनों में, तो ये क्या हो गया? ये दोनों का गुणनखंड 1 हो गया, गुणनखंड 1 होगा। इसी तरीक़ा से यहाँ भी ये जब 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम ये देखें कि पता चला कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना, मतलब जो हम पहले माने थे, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हमने शुरू में माना था कि P और Q के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि
इसमें एक और गुणनखंड है 5 है, तो ये हमारे कल्पना से क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो वही लिखा गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो हमारी कल्पना के विपरीत है। और ये पिछला लाइन को आपको समझाया गया है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमने पहले माना था, लेकिन ये हमारे कल्पना के विपरीत हो गया। तो विपरीत हो गया तो इसका मतलब कि जब हम पहले माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब ये उसका विपरीत हो जाएगा, परिमेय का विपरीत अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण जो त्रुटि हुआ था, त्रुटि का मतलब गलती होता है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हुआ पूरा, इतना बड़ा। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना होगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रश्नावली 1.3 के।